हेलो फ्रेंड, मैं हूं सुमित और स्वागत करता हूं आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल मैक्स स्टडी में। इंजीनियरिंग ड्राइंग के इस सीरीज़ में आज हम बात करने वाले हैं इक्विपमेंट यूज्ड इन इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग को ड्रॉ करने के लिए हम कौन कौन से इक्विपमेंट यूज़ करते हैं उसके बारे में हम आज डिटेल स्टडी करेंगे। वो इक्विपमेंट दिखते कैसे हैं, उनको यूज़ कैसे करना है, कौन कौन से ड्राइंग हम उसके यूज़ से बना सकते हैं, वो हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। वेरियस इक्विपमेंट में सबसे पहले जो बेसिक इक्विपमेंट है वो है ड्राइंग बोर्ड। आप देख सकते हैं कि ड्राइंग बोर्ड के ऊपर ही हम सभी इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट को रख करके ड्राइंग बनाते हैं। हमारी जो बेसिक जो शीट होती है वो भी इस ड्राइंग बोर्ड के ऊपर ही रख के हम जो ड्राइंग है वो बनाते हैं। इस वजह से जो बोर्ड है वो एक तरह से सपोर्टिव काम करता है, जो शीट को सपोर्ट देता है। ड्राइंग बोर्ड वेरियस साइजेस में अवेलेबल होते हैं। जिस तरीके का ड्राइंग होता है उसी तरीके का उसी मेजरमेंट का बोर्ड भी होता है। ठीक है, तो बेसिकली ये ड्राइंग शीट को सपोर्ट करता है। ड्राइंग बोर्ड का शेप जो है वो रेक्टेंगुलर होता है और वेरियस साइजेस में ये अवेलेबल होता है। और कौन सा हम यूज़ करने वाले हैं वो डिपेंड करता है कि शीट का हम कौन सा मेजरमेंट यूज़ कर रहे हैं। आप ये बेसिकली देख सकते हैं कि ये लकड़ी का बना हुआ है जिसमें कोई भी स्लॉट वगैरह नहीं होता, ये प्लेन होता है, उसकी सरफेस एकदम स्मूथ होती है। और अगर हम गौर से देखें तो इस बोर्ड के इस वाले हिस्से में यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में एक एज सी हमें दिखती है। आगे हम इस पर भी बात करने वाले हैं कि ये एज क्या है, किस लिए यूज़ करते हैं हम, किस काम में आती है। ये जो टी स्क्वायर है वो इस इबोनी एज कहते हैं इसे हम इसे और इस पर हम उसको स्लाइड करते हैं। तो सबसे पहला बेसिक इक्विपमेंट हो गया हमारा ड्राइंग बोर्ड जो कि सपोर्ट करता है हमारे सभी इंस्ट्रूमेंट और सीट को। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ड्राइंग बोर्ड हमने कहा कि डिपेंड करता है कि सीट की साइज के ऊपर उसका साइज डिपेंड करता है। तो कितनी तरीके मतलब कितने साइज में ये ड्राइंग बोर्ड अवेलेबल होते हैं मार्केट में। तो सबसे पहले उसको IS 1444 के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो उसको डेजिग्नेशन हम B और D यानी कि ये दोनों में से कोई भी हम डेजिग्नेशन इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमने D किया हुआ है, तो यहाँ पर सबसे छोटा वाला या सबसे बड़ा वाला जो मेज़रमेंट है जो ड्राइंग बोर्ड है वो है D0। अब यहाँ पर उसकी लेंथ जो है वो 1500 और विड्थ जो है वो 1000 है और वो mm में है। अब इसका नाम क्या है, तो सबसे बड़ा जो ड्राइंग बोर्ड है उसका नाम है एंटीक्वेरियन। उसके बाद D1 जो कि 1000 बाय 700, उसका नाम है डबल एलिफेंट। उसके बाद D2 साइज 700 बाय 500, उसका नाम है इम्पेरियल। D3 500 बाय 350 हाफ इम्पेरियल। और लास्ट में D4 जो कि सबसे छोटा वाला बोर्ड है उसकी लेंथ 350 बाय 250, उसको हम नाम देते हैं क्वार्टर इम्पीरियल। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये ड्राइंग बोर्ड है जो एकदम स्मूथ सरफेस के साथ होता है। और इसके इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड पर आप देख सकते हैं तो ये एक इबोनी एज भी होती है। ये टॉप से ऐसा दिखता है, बॉटम से ऐसा दिखता है, कई स्ट्रिप्स का बना हुआ ये होता है, लेकिन ऊपर की सरफेस इसकी एकदम स्मूथ और वर्टिकल रहती है और ये रेक्टेंगुलर शेप में अवेलेबल होते हैं। तो सबसे पहला ड्राइंग बोर्ड। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट ड्राइंग में हो वो है ड्राइंग शीट। ड्राइंग शीट बेसिकली एक वाइट पेपर होता है जिसके ऊपर हम कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं। ये अच्छी क्वालिटी का वाइट और थिकनेस उसकी यूनिफॉर्म होनी चाहिए और एकदम स्मूथ सरफेस इसकी रहनी चाहिए। और ये भी अलग अलग ऑब्जेक्ट जो हमारे अलग अलग साइजेस के होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम शीट की साइजेस भी अलग अलग ले सकते हैं। तो जैसे बोर्ड की अलग अलग साइजेस थी वैसे ही शीट की भी अलग अलग साइजेस है। देखते हैं तो एज पर
इंडियन स्टैंडर्ड 691 696 1972 के अकॉर्डिंग कितने साइजेस होते हैं? तो यहाँ पर हम बेसिकली 6 साइजेस का डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जैसे हम बोर्ड में D0, D1, D2 ऐसे कहते थे, यहाँ पर हम A0, A1, A2 से इसको इंडिकेट करेंगे। तो सबसे बड़ी अगर शीट हम बात करें तो उसकी लेंथ 1189 जिसकी लेंथ mm में है और विड्थ 841 है। ठीक है, ये सबसे बड़ी साइज की शीट है A0। उसके बाद A1, A2, A3, A4 और A5। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसको साइजेस कैसे दी गई। हम एक एनिमेशन के जरिए देखेंगे। तो सबसे पहले हम सबसे बड़ी शीट की बात करें तो वो है A0 जिसका डायमेंशन यहाँ पर आपको दिया हुआ है। सबसे बड़ी शीट है ये। अगर A0 शीट को 2 इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड करें तो ये वाली जो आधी शीट है वो बन जाएगी A1 शीट। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस शीट का आधा मेजरमेंट यानी कि लेंथ का आधा इसकी विड्थ बन जाती है और जो इसकी विड्थ होती है वो उसकी लेंथ बन जाती है A1 की। तो यहाँ पर जो लेंथ थी A0 शीट की लेंथ थी वो A1 शीट की विड्थ हो गई है और जो A0 शीट की विड्थ थी वो यहाँ पर A1 शीट की लेंथ बन चुकी है। तो यहाँ पर A0 शीट का अगर हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवीजन करेंगे तो वो एक शीट जो आधी रहे वो बन जाएगी A1। ठीक है, नेक्स्ट अगर इस वाले पार्ट को भी अगर हम इक्वल पार्ट्स में इक्वल हाफ में डिवाइड कर दे तो ये वाली जो शीट है वो बन जाएगी A2। यानी कि जो A1 शीट है उसका भी हाफ अगर हम करें तो वो बन जाएगी A2 शीट। यहाँ पर देख सकते हैं आप विड्थ जो A1 की थी वो अब A2 की लेंथ बन चुकी है यहाँ पर, और जो उसकी विड्थ लेंथ थी उसकी हाफ उसकी विड्थ बन चुकी है यहाँ पर। तो यहाँ पर हो गई A2 शीट। अब ये वाला एरिया भी A2 शीट का सेम टू सेम A2 शीट का जितना ही है। तो यहाँ पर अगर हम A3 शीट की बात करें तो A2 शीट का अगर हम इक्वल हाफ कर दे तो ये वाला पोर्शन जो है वो बन जाता है A3 शीट। यानी कि 420 इंटू 297। यहाँ पर ये इसकी जो है 420 जो है वो लेंथ हो गई और ये वाली है जो उसकी विड्थ हो गई। अब ये वाला एरिया भी A3 शीट के इक्वल ही है, उसको अगर हम हाफ डिवाइड कर दें तो ये वाली जो शीट है वो A4 बन जाएगी। आप मेजरमेंट्स देख ही सकते हैं, ये वाला जो एरिया है वो A4 साइज के सेम है, उसको अगर हम हाफ डिवाइड करें तो ये वाली शीट A5 बन जाएगी। यहाँ तक हम बेसिक शीट्स जो है वो यूज़ करते हैं प्रैक्टिकली। अगर हम इसको भी हाफ डिवाइड करें तो ये A6 होगी, यहाँ पर आगे A7 होगा, इसको हाफ डिवाइड करें तो ये A8 होगा, इसको हाफ में डिवाइड करें तो ये 9 होगा और इसको भी अगर हम डिवाइड करें तो A10 होगा। बेसिकली अगर हम देखें तो साइजेस A10 तक अवेलेबल हैं शीट्स के, लेकिन हम प्रैक्टिकली यूज़ मैक्सिमम यूज़ हम ये 6 शीट्स का ही करते हैं जो हम यहाँ पर एनिमेशन के जरिए देख चुके हैं। थर्ड इम्पोर्टेंट जो इक्विपमेंट है वो इरेजर, पेंसिल, शार्पनर और कटर, ये 4 इक्विपमेंट हमारे सामने हैं ड्राइंग के जरिए। तो सबसे पहले बात करते हैं हम पेंसिल की। पेंसिल तो है कि बेसिक इक्विपमेंट जो है जो हम ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करने के लिए उसका यूज़ करते हैं। पेंसिल की क्वालिटी, हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है उसकी एक्यूरेसी हमें कितनी चाहिए, वो नीट एंड क्लीन कितना बनेगा, वो डेफिनेटली पेंसिल की क्वालिटी के ऊपर ही डिपेंड करती है। तो पेंसिल की क्वालिटी अच्छी होनी ही चाहिए। और इरेज़र जो है वो जो हमारे गलत ऑब्जेक्ट ड्रॉ हो चुके हैं या गलत लाइंस, गलत कर्व्स, उसको हम इरेज करने के लिए यूज़ करते हैं। शार्पनर हम इस पेंसिल की लीड को या पेंसिल को शार्प करने के लिए यूज़ करते हैं। अगर लीड को हमें पर्टिकुलर शेप में, पर्टिकुलर एंगल में कट करना है तो इसके लिए हम ये कटर का यूज़ भी करते हैं। तो सबसे पहले हम एक के बाद एक देखते हैं। सबसे पहले हम ये पेंसिल देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप अगर 10th आपका 10th पास करके आए हैं तो आपने पेंसिल तो डेफिनेटली यूज़ की होगी, लेकिन
इंजीनियरिंग ड्राइंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर वेरियस पेंसिल्स का एक ग्रुप है। हमारे पास 20 अलग अलग ग्रेड्स के पेंसिल हैं। अब आप पूछोगे कि ग्रेड क्या है, तो देखिए पेंसिल की लीड जो होती है वो दो इंग्रेडिएंट से बनती है। सबसे पहले एक ग्रेफाइट और एक क्ले यानी कि मिट्टी। और ये जो ग्रेफाइट है वो इसको डार्क कलर देता है, यानी कि ये ग्रेफाइट एक काले रंग का पदार्थ होता है जो पेंसिल में यूज होता है। अगर यहाँ पर अगर हम बात करें कि ग्रेफाइट और क्ले, ग्रेफाइट का भी अगर हम 50% ले और क्ले का भी अगर हम 50% ले, दोनों का इक्वल हम पार्ट लेकर के अगर हम ये पेंसिल की लीड बनाएंगे तो वो एक ग्रेड की बनेगी। वो ग्रेड है हमारे पास HB, यानी कि 50-50% ग्रेफाइट और क्ले को हम ऐड करके जो हम लीड बनाएंगे वो हमारे पास रहेगा, वो HP ग्रेड का पेंसिल रहेगा। आज तक आपने जो भी पेंसिल्स यूज किए हैं स्टैंडर्ड 10 तक, मोस्ट प्रोबेबली वो आपके सामने HB पेंसिल्स ही होंगे। आपने शायद कभी गौर नहीं किया होगा या गौर किया होगा कि पेंसिल के ऊपर HB लिखा हुआ है, तो भी शायद आपका ध्यान नहीं गया होगा कि HB क्या है। तो HB बेसिकली आपके पेंसिल का ग्रेड है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि आपने जो पेंसिल्स अभी यूज़ किए हैं, बेसिकली नटराज, अप्सरा, इस कंपनीज के हम पेंसिल यूज़ करते हैं, उसके ऊपर आप देखिएगा तो यहाँ पर उसका ग्रेड लिखा हुआ होता है जो बेसिकली HB है। अगर हम क्लच पेंसिल की या मैकेनिकल पेंसिल की भी बात करें तो वहाँ पर भी जो लीड्स होती हैं वो लीड्स के ऊपर भी यहाँ पर उसका ग्रेड लिखा हुआ होता है। जो आपने अभी तक यूज़ किया है वो मोस्ट प्रोबेबली HB ग्रेड की पेंसिल्स होंगी। ठीक है, वापस आते हैं हम। तो बाकी का ग्रेड क्या है, ये F, H, 2H, 3H, 4H। तो देखिए ग्रेफाइट जो है वो एकदम हल्का पदार्थ होता है और सॉफ्ट होता है, और क्ले जो है वो हार्ड होती है। ठीक है, अगर हम ग्रेफाइट की क्वांटिटी बढ़ाएंगे और क्ले की क्वांटिटी घटाएंगे, मान लीजिए कि ग्रेफाइट हम 70% डाल रहे हैं लीड बनाने में और क्ले हम 30% बना रहे हैं, ठीक है, तो वो जो लीड बनेगी वो सॉफ्ट बनेगी। लीड सॉफ्ट रहने से क्या होता है कि वो जब हम उस पेंसिल से लिखेंगे तो वो डार्क लिखाई देगी, डार्क, HB से ज़्यादा डार्क हम उससे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए तो HB से इस तरफ B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B और लास्ट में 8B। 8B जो है वो एकदम डार्केस्ट पेंसिल है। जितना ग्रेफाइट ज़्यादा उतना पेंसिल डार्क लिखता है। ठीक है, डार्क लिखता है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो F, H, 2H, इस तरफ अगर हम जाए तो ग्रेफाइट का अमाउंट कम और क्ले का अमाउंट ज़्यादा रहेगा। अगर ग्रेफाइट का अमाउंट कम रहेगा, क्ले का अमाउंट ज़्यादा रहेगा, तो उसका लीड जो है वो थोड़ा हार्ड बनेगा। लीड अगर हार्ड है तो वो एकदम लाइट लिखाई देगा। अगर आप उसे लिखेंगे तो वो एकदम लाइट लिखेगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हम ग्रेफाइट और क्ले का जो मिक्सचर बनाते हैं उसमें उन दोनों की क्वांटिटीज को वेरी करते हुए हम अगर पेंसिल्स डिफरेंट ग्रेड्स की बनाई तो टोटल हमें यहाँ पर 20 ग्रेड्स की पेंसिल मिलेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास 20 अलग अलग ग्रेड्स की पेंसिल है। जो कुछ पेंसिल्स डार्क लिखती हैं, कुछ पेंसिल्स लाइट लिखती हैं। यहाँ पर HB जो ग्रेड है वो एकदम न्यूट्रल है, ना तो वो ज़्यादा डार्क ना तो वो ज़्यादा लाइट है। HB जो ग्रेड है वो न्यूट्रल है। अगर HB से इस तरफ हम जाएंगे तो पेंसिल्स लाइट होती जाएगी, यानी कि वो कम डार्क लिखेगी, लाइट लिखती जाएगी। तो इस ग्रेड के मुकाबले हमारे पास लाइटेस्ट पेंसिल, एक्सट्रीम लाइट पेंसिल कौन सी हो गई, 10H। और इस तरफ हम जाएंगे तो हमारे पास ग्रेफाइट का अमाउंट ज़्यादा रहेगा, तो 8B जो है वो एक्सट्रीम डार्क यानी कि डार्केस्ट पेंसिल रहेगी। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको समझ आ चुका होगा कि पेंसिल्स कितने ग्रेड्स की होती है। तो यहाँ पर 8B से लेकर के 10H तक पेंसिल्स रहती है हमारे पास। ठीक है, अब
अगर हम देखें तो यहाँ पर हम इस तरफ अगर बढ़ते हैं एच की ओर, तो यहाँ पर क्ले का अमाउंट बढ़ता जाता है। क्ले का अमाउंट बढ़ने से पेंसिल का जो लीड है वो हार्ड हो जाता है, क्योंकि क्ले ज़्यादा है तो वो हार्ड रहेगा। हार्ड होने की वजह से अगर उसकी लीड हम पतली बनाएं तो भी चल जाता है, क्योंकि लीड उसकी हार्ड है, आसानी से टूटेगी नहीं। लेकिन इस तरफ अगर हम जाएं तो ग्रेफाइट की अमाउंट ज़्यादा होने के कारण वो लीड जो है वो सॉफ्ट हो जाती है। तो इसकी हमें लीड मजबूत बनाने के लिए इसका डायमीटर भी हमें कहीं ना कहीं ज़्यादा रखना पड़ता है। तो टोटल 20 ग्रेड्स की पेंसिल, ग्रेड किस तरीके से होते हैं और किस तरीके से ग्रेड वेरी करते हैं ये हमने देखा। टोटल 20 ग्रेड्स की पेंसिल होती है। अब किस पेंसिल का क्या यूज़ होता है वो इस टेबल के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो 8B से B तक का ग्रेड है, जो सॉफ्ट नेचर की पेंसिल्स होते हैं, वो आर्ट वर्क के अंदर यूज़ होती है। जो आर्ट वर्क बनाते हैं ना, उसमें यूज़ होती है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम इस पेंसिल्स का यूज़ नहीं करेंगे, यानी कि बी ग्रेड से इस तरफ की पेंसिल्स का यूज़ हम नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट ग्रेड HB, F और H, ये इसका नेचर मीडियम है, ना तो ये ज़्यादा डार्क है ना तो ये ज़्यादा लाइट है, तो उसका यूज़ हम ट्रेसिंग के लिए करते हैं। नेक्स्ट है 2H और 3H। ये वाली पेंसिल्स जो है 2H और 3H, ये थोड़ा उनका नेचर पिछली वाली पेंसिल्स के मुकाबले हार्ड होता है। तो इसका हम यूज़ क्या करते हैं, तो लेटर्स लिखने में, शीट के अंदर जो भी हम अंक लिखते हैं, जो भी ABCD के लेटर्स लिखते हैं, उसको लिखने के लिए हम 2H या 3H पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है 4H, 5H, 6H, जो भी हार्ड नेचर के अंदर आती है, उसका यूज़ हम लेआउट वर्क के लिए करते हैं। और 6H to 10H, जो कि एक्सट्रीमली हार्ड नेचर की होती है, उसका यूज़ हम ग्राफिकल कंप्यूटेशन के लिए करते हैं। तो ये हो गया पेंसिल्स कितने ग्रेड की होती है, ग्रेड कैसे बनता है, और कौन से ग्रेड की पेंसिल का हम कहाँ पर यूज़ करते हैं। तो ये पूरा पेंसिल्स का जो क्लासिफिकेशन है वो हम देख चुके हैं। अगला इक्विपमेंट हमारे पास है T-स्क्वायर। यहाँ पर ये जो बेसिकली लकड़ी का बना हुआ एक एल शेप का बेसिकली आपको एक इक्विपमेंट दिख रहा है, इसको हम T-स्क्वायर बोलते हैं। T-स्क्वायर, ये जो हमने पहले बोर्ड देखा था, ड्राइंग बोर्ड, उसके ऊपर एक इबोनी एज मैंने आपको बताया था कि हम आगे जाकर उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो ये इबोनी एज पर इसका ये वाला पोर्शन जो है वो स्लाइड करता है। तो T-स्क्वायर के यूज़ से हम यहाँ पर पैरेलल लाइन, परपेंडिकुलर लाइन हम बना सकते हैं। देखिए, इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर पैरेलल लाइंस जो हम बनाते हैं उसका पैरेलल होना बहुत ही ज़रूरी है। तो T-स्क्वायर जो पैरेलल लाइन ड्रॉ करने में हमारी यूज़ में आता है, जो वुड का या आजकल प्लास्टिक्स के भी T-स्क्वायर मिलते हैं। इसके अगर हम पार्ट्स की बात करें तो ये बेसिकली स्केल है, इसको हम ब्लेड कहते हैं, ये एज है और ये स्टोक है। ये स्टोक जो है वो स्केल से 90 डिग्री के एंगल पर जुड़ा हुआ होता है। अब इसका यूज़ कैसे करते हैं, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि इबोनी एज, जो हमारे पास ये बोर्ड होता है, ड्राइंग बोर्ड वेरियस साइजेस का, उसके लेफ्ट हैंड साइड में या कभी कभी टॉप पर और राइट हैंड साइड में भी इस तरीके की इबोनी एज होती है। और T-स्क्वायर के अंदर एक स्लॉट होता है, ठीक है, और उस स्लॉट और इबोनी को मैच करके हम T-स्क्वायर को आगे पीछे स्लाइड कर सकते हैं, जिसके मदद से हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए कुछ इस तरह से, यहाँ पर ये बोर्ड है, उसके ऊपर शीट लगाई गई है और यहाँ पर जो स्टोक है वो इबोनी एज के ऊपर फिट हो जाता है, और ये जो पूरा का पूरा T-स्क्वायर हमारे पास है वो यहाँ पर स्लाइड होता है। तो यहाँ पर हम पैरेलल लाइंस इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हमें यहाँ पर वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करनी है तो हम दूसरी कोई स्केल या तो फिर हम सेट स्क्वायर की यूज़ ले करके भी हम यहाँ पर परपेंडिकुलर लाइन या वर्टिकल लाइंस भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये पूरा 4 ड्राइंग के अंदर इसका कंप्लीट यूज़ हम T-स्क्वायर का देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्केल। स्केल आप सबको पता ही होगी कि आपने भी यूज़ की होगी। 30 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर की स्केल्स वेरियसली यूज़ होती ही है। यहाँ पर एक ट्रायंगुलर स्केल भी यूज़ में आती है, जो बेसिकली सिविल इंजीनियरिंग में जो बिल्डिंग ड्राइंग्स बनाते हैं हम,
उसमें बेसिकली यूज़ होती है। ट्रायंगुलर स्केल में mm, सेंटीमीटर और इंचज़ में जो है वो मेज़रमेंट दिया हुआ होता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 50 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2 सेंटीमीटर वाइड और 30 सेंटीमीटर लॉन्ग और 3 सेंटीमीटर वाइड फ्लैट स्केल्स कॉमनली यूज होती है। स्केल का यूज बेसिकली हम स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करने के लिए ही यूज में लेते हैं। नेक्स्ट है रोलर स्केल। देखिए बेसिकली ये एक स्केल ही है, लेकिन मैंने आपको पहले बताया था कि परपेंडिकुलर लाइंस और पैरेलल लाइंस, लाइन हमने एक बनाई और दूसरी लाइन हम बनाने वाले हैं, तो वो पहली लाइन से पैरेलल होना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये रोलर स्केल के यूज से हम इजीली उसको पैरेलल लाइंस और परपेंडिकुलर लाइंस में ड्रॉ कर सकते हैं। रोलर स्केल के अंदर एक रोलर होता है जो हम बिना स्लाइड किए उसको मूव करते हैं, तो फिर हम पैरेलल लाइंस बना सकते हैं। इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाने वाला हूँ, रोल एंड ड्रॉ स्केल किस तरीके से यूज़ में लाते हैं। इससे परपेंडिकुलर, पैरेलल, एंगल, यहाँ पर हमारा छोटा एक प्रोटेक्टर भी दिया गया है, यहाँ से हम एंगल और इसकी मदद से हम सर्कल भी बना सकते हैं पर्टिकुलर 10-10 mm के गैप से। तो वो इसके ऊपर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा और आप मेरे चैनल पे जाकर उसके देख सकते हैं उसे। ये दो डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल होता है, एक 16 सेंटीमीटर और एक 30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है ड्राफ्टर। इसको हम मिनी ड्राफ्टर भी कहते हैं। अगर हमारे पास टी स्क्वायर नहीं है, रोलर स्केल नहीं है, हमारे पास सेट स्क्वायर नहीं है, तो इन तीनों इक्विपमेंट का निचोड़ एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये ड्राफ्टर है। ड्राफ्टर का यूज़ कैसे करना है इसके ऊपर भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। आप मेरे चैनल पे जाके इसका यूज़ कैसे करते हैं वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम सिर्फ इसका ओवरव्यू देखेंगे कि यहाँ पर एक एल शेप का हमें एक स्केल दिया जाता है, जो कि इस वाले बटन को खोल करके हम इसको पूरा सर्कुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर इंचिस में और सेंटीमीटर में भी हमें मेजरमेंट दिया हुआ होता है। यहाँ पर हम एक सर्कुलर यहाँ पर प्रोटेक्टर भी देख सकते हैं, जिसके मदद से हम डिफरेंट एंगल्स यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट है पैरेलल मोशन स्केल। देखिए रोलर स्केल, मिनी ड्राफ्टर और पैरेलल मोशन स्केल, ये तीनों एक दूसरे के अल्टरनेटिव्स हैं। अगर हमारे पास रोलर स्केल नहीं है तो हम मिनी ड्राफ्टर यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारे पास मिनी ड्राफ्टर नहीं है तो हम पैरेलल मोशन स्केल भी यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर इसका यूज़ कैसे करना है, इसको पर्टिकुलरली ड्राइंग बोर्ड के ऊपर आपको ये स्क्रू का यूज़ करके इसको फिट करना पड़ेगा वन टाइम में। अगर एक बार फिट कर लिया तो फिर इस स्ट्रिंग की मदद से आप उसको पैरेलल मोशन में ला सकते हैं और आपका ड्राइंग बना सकते हैं। तो इसके ऊपर भी मैं अलग वीडियो बना दूंगा, आप मेरे चैनल पे जा करके इसको देख सकते हैं। इसको इस तरीके से फिट किया जाता है ड्राइंग बोर्ड के ऊपर। देखिए इबोनी एज हमें ना तो ड्राफ्टर में चाहिए, ना रोलर स्केल में चाहिए, ना पैरेलल मोशन स्केल में चाहिए। इबोनी एज का यूज़ सिर्फ और सिर्फ टी स्क्वायर को चलाने के लिए ही हम इसको काम में लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है एंगल प्रोटेक्टर। आप सब ने एंगल प्रोटेक्टर का यूज़ किया ही होगा। ये है 180 डिग्री का एंगल प्रोटेक्टर और ये है सर्कुलर एंगल प्रोटेक्टर 360 डिग्री का। एंगल प्रोटेक्टर बेसिकली एंगल्स को बनाने के लिए यूज़ में लाया जाता है। हमारे पास कई सारे एंगल्स हमें ड्रॉ करने पड़ते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग के ड्रॉ करते वक्त, तो इसमें एंगल प्रोटेक्टर यूज़ में आता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे सेट स्क्वायर। तो एंगल प्रोटेक्टर हमने देखा पहले, उससे हम कोई भी एंगल बना सकते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग में मैक्सिमम हमें कौन से एंगल ड्रॉ करने पड़ते हैं, तो वो है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये बेसिक एंगल्स हैं जो हमें ड्रॉ करने पड़ते हैं मैक्सिमम। तो यहाँ पर सेट स्क्वायर का हम यूज़ कर सकते हैं। तो सेट स्क्वायर दो होते हैं, एक 45-90 डिग्री और एक 30 डिग्री 60 डिग्री सेट स्क्वायर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 45 और 90 डिग्री सेट स्क्वायर दिया गया है। इसमें ये वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है, बाकी दोनों एंगल 45 डिग्री के होते हैं। यहाँ पर इन दोनों एजिस में आपको स्केल भी दी गई है, तो आपको
टी स्क्वायर के साथ इसको यूज़ करना है तो आप ए स्केल का यूज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये वाली जगह जो अंदर बच जाती है उसको यूज़ में लाने के लिए यहाँ पर एक एंगल प्रोटेक्टर भी आपको दिया जाता है। इसका यूज़ कैसे करना है वो हम आगे की स्लाइड में देखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर सेट स्क्वायर 30 डिग्री 60 डिग्री, उसका कंस्ट्रक्शन और यूज़ एक ही है, लेकिन यहाँ पर एक एंगल 90 डिग्री और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 30 डिग्री और यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल है। जगह का यूज़ करने के लिए इसके अंदर कई बार हमें फ्रेंच कर्व्स भी दिए जाते हैं। फ्रेंच कर्व्स क्या होते हैं, इसका यूज़ कहाँ पर होता है वो हम आगे की स्लाइड में देखेंगे। देखिए यहाँ पर सेट स्क्वायर के यूज़ करने से ना हम सिर्फ 45, 30, 60 डिग्री ही बना सकते हैं, लेकिन कई सारे एंगल्स इन दोनों सेट स्क्वायर के कॉम्बिनेशन की मदद से भी हम बना सकते हैं। देखिए कई ड्राइंग्स की मदद से मैंने ये आपको समझाने की कोशिश की है। यहाँ पर 15 डिग्री, 13 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75, 90, 105, 120, 135, 150, 165 और 180 डिग्री, इतना एंगल हम ड्रॉ कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सेट स्क्वायर। यहाँ पर देखिए कि गैप कितने डिग्रीज का है, तो 15 डिग्रीज का यहाँ तक 165 तक हमें गैप मिलता है और उसके बाद हमें सीधा 180 फाइनल डिग्री मिलता है। यानी कि हम 180 डिग्री तक 15 डिग्रीज की गैप से आपको जो इंडिकेट किया गया है उसके उस ऐसे हम बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट, अब ये एडजस्टेबल सेट स्क्वायर है। ये सेट स्क्वायर एक फिक्स एंगल में यहाँ पर 90 डिग्री और यहाँ पर 45 डिग्री का आता है, लेकिन ये एंगल हम इस बटन को यहाँ से एडजस्ट करके, ये वाला जो स्ट्रोक है उसको हम यहाँ पर एडजस्ट करके भी हम एंगल यहाँ पर 45 डिग्री से आगे के एंगल भी हम यहाँ पर बना सकते हैं। तो सेट स्क्वायर ये वो जो बेसिक हमने देखे थे वही है, लेकिन यहाँ पर हम एडजस्ट कर सकते हैं, इसके लिए यहाँ पर एडजस्टेबल सेट स्क्वायर दिखाया गया। नेक्स्ट, कंपास एंड डिवाइडर। कंपास का यूज़ आप सबने किया ही होगा। छोटे बड़े सर्कल्स को ड्रॉ करने के लिए हम कंपास का यूज़ करते हैं, जिसके एक तरफ नीडल होती है और दूसरी तरफ पेंसिल और लीड हो सकती है। यहाँ पर दूसरा इक्विपमेंट हमारे पास है डिवाइडर। देखिए डिवाइडर क्या काम आता है, तो अगर हमें एक शीट से मेजरमेंट दूसरी शीट में शिफ्ट करने हो, ठीक है, या तो फिर उसका स्केलिंग करना हो, या तो फिर अगर हमारे पास एक पर्टिकुलर मेजरमेंट्स की लाइन है उसको हमें 10 इक्वल पार्ट्स 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना हो, तो उसके लिए डिवाइडर का यूज़ होता है। नेक्स्ट, फ्रेंच कर्व्स। देखिए हम स्ट्रेट लाइंस, एंगल्स, ये सब तो स्केल प्रोटेक्टर की यूज़ के बना सकते हैं, लेकिन अगर हमें कर्व बनाना पड़े, सर्कल भी हम बना सकते हैं सर्कल मास्टर और कंपास की मदद से, लेकिन अगर कर्व बनाना पड़े तो कर्व फ्री हैंड से अगर हम बनाएंगे तो वो इतना एक्यूरेट नहीं आएगा जितनी एक्यूरेसी हमें चाहिए। तो हम यहाँ पर फ्रेंच कर्व्स का यूज़ कर सकते हैं। वो वेरियस शेप्स, वेरियस साइजेस में अवेलेबल होते हैं। यहाँ पर 3 फ्रेंच कर्व हमें दिखाए गए हैं। फ्रेंच कर्व का यूज़ हमें कैसे करना है, तो सबसे पहले जो कर्व हमें ड्रॉ करना है उसको हम पेंसिल की यूज़ से हम उसको फ्री हैंड पहले कर्व बना लेंगे, फिर वो कर्व यहाँ कहीं पर फ्रेंच कर्व के यूज़ से हम उसको फिर फाइनलाइज करेंगे। तो ये फ्रेंच कर्व का यूज़ है जो बेसिकली कर्व ड्रॉ करने के लिए हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है सर्कल टेम्पलेट। देखिए हमें अगर स्टैंडर्ड सर्कल बनाने पड़े 10 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर या 10 mm, 15 mm, 20 mm, तो हर बार हम डिवाइडर का कंपास का यूज़ करेंगे। क्या होगा, हमें मेजरमेंट लेना पड़ेगा स्केल से, हमें पॉइंट लेना पड़ेगा और ड्रॉ करना पड़ेगा। इससे अच्छा है हम सर्कल मास्टर का यूज़ कर दें। इसमें क्या है कि एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट के 12 mm, 14 mm, 16 mm, आप देख सकते हैं 18 mm, तो हर एक स्टैंडर्ड साइजेस के यहाँ पर होल दिए हुए होते हैं। हमें सिर्फ इसको शीट पर प्लेस करना है और पेंसिल की मदद से बिना मेजरमेंट लिए हमें इसको ड्रॉ करना है। तो एक तरीके से ये सर्कल मास्टर या सर्कल टेम्पलेट इसे कहा जाता है। वो सर्कुलर शेप में या तो फिर इस शेप में भी
रेक्टेंगुलर शेप में भी अवेलेबल होते हैं। सर्कुलर शेप में एक फ़ायदा ये है कि हमें यहाँ पर एक एंगल प्रोटेक्टर भी मिल जाता है, जिसकी मदद से हम एंगल या तो फिर मेज़रमेंट कर्व का हम मेज़रमेंट यहाँ पर ले सकते हैं। कई बार एंगल प्रोटेक्टर दिया हुआ है, कई बार सर्कुलर स्केल दी हुई होती है। तो ये है सर्कल टेम्पलेट। बाकी के टेम्पलेट भी यहाँ पर अदर टेम्पलेट्स के जरिए अवेलेबल होते हैं। कई सारे हमें ट्रायंगल, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, इलिप्स ये सब ड्रॉ करने होते हैं, तो उसके भी स्टैंडर्ड टेम्पलेट्स हमें अवेलेबल रहते हैं मार्केट में। इसको हम खरीद करके स्टैंडर्ड जो टेम्पलेट्स हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है लेटरिंग स्टेंसिल। देखिए, हमें कई बार शीट में डायमेंशन ड्रॉ करने पड़ते हैं, छोटे छोटे नोट्स लिखने पड़ते हैं, उसमें हमें लेटर्स लिखने पड़ते हैं, डायमेंशन लिखने पड़ते हैं, जो कई बार हम अगर पहली बार या शुरू में हम जब ड्राइंग सीख रहे होते हैं, तब हमारे जो लेटर्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर एंगल में, पर्टिकुलर शेप में नहीं होते। पहला कोई लेटर बड़ा हो गया, दूसरा छोटा हो गया, थोड़ा एंगल उसका डिस्टर्ब हो गया, थोड़े बीच में गैपिंग ज़्यादा हो गई, तो उसको पर्टिकुलर एक वे में, एक स्टैंडर्ड तरीके से लिखने के लिए हम स्टेंसिल का यूज़ करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें एक का लेटर का टेंसिल और यहाँ पर एक न्यूमेरिक वैल्यू का भी स्टेंसिल्स दिया हुआ है। ये स्टेंसिल्स अलग अलग मेजरमेंट्स में आते हैं। यहाँ पर आप देखें तो यहाँ 8 mm का है, यहाँ पर 6 mm का, और यहाँ पर 4 mm का लेटरिंग यहाँ पर दिया गया है। तो स्टेंसिल का यूज़ क्या होता है, आपको कम समय में कुछ स्टैंडर्ड लिखना हो तो आप स्टेंसिल का यूज़ कर सकते हैं। हम कई बार गवर्नमेंट बसेस में, रेलवेज में इस तरीके के स्टैंडर्ड स्टेंसिल्स का यूज़ देखते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, हम यहाँ पर एक रेलवे कोचेस के अंदर कोविड-19 आइसोलेशन कोच लिखा हुआ है, तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर इसको फास्ट लिखने के लिए कोविड-19 आइसोलेशन कोच करके एक स्टेंसिल्स बना दिया गया है। ये स्टैंडर्ड स्टेंसिल है जिसको रखा जाता है, और ऊपर कलर से स्प्रे कर दीजिए आप, या तो फिर ब्रश से आप वाइट कलर लेकर के लिख दीजिए, तो आपको कोई मेजरमेंट नहीं लेना पड़ेगा, आपको लेटर्स के बीच में कोई गैप रखने की ये कोई चिंता करनी पड़ती नहीं है। सिर्फ स्टेंसिल रखिए और वहाँ पर कलर का स्प्रे कीजिए, तो स्टेंसिल्स का ये यूज़ होता है। आप शीट में कई बार पर्टिकुलर कोई लेटरिंग करने के लिए भी स्टेंसिल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है ड्राइंग क्लिप, टेप एंड पिन्स। देखिए, क्लिप, एडहेसिव टेप और पिन्स, इन तीनों चीज़ों का यूज़ जो है वो एक ही है, शीट को ड्राइंग बोर्ड के ऊपर पकड़े रखना। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखिए तो पिन्स हम कब यूज़ करते हैं और टेप हम कब यूज़ करते हैं, जब हमारे बोर्ड की साइज से शीट की साइज कम हो, यानी कि बोर्ड से शीट छोटी हो, तो क्लिप्स हम बोर्ड के ऊपर लगाते हैं। अगर साइज छोटी होगी तो क्लिप्स लगेंगी नहीं, तो हमें पिन और एडहेसिव टेप यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन इन दोनों का ड्रॉबैक ये है, जो पिन्स हम घुसाते हैं ड्राइंग बोर्ड पे, तो वो बोर्ड के ऊपर एक तरीके से वो खड्डे बना देती है, तो पिन्स हमें ज़्यादा यूज़ नहीं करनी है। और हमें अगर रोलिंग स्केल यूज़ करते हैं, ड्राफ्टर यूज़ करते हैं, टी स्क्वेयर यूज़ करते हैं, तो पिन्स उसके बीच में हमें डिस्टर्बेंस भी करती है। एडहेसिव टेप हम यूज़ कर सकते हैं, इजी यूज़ है, लेकिन अगर इसको निकालते वक्त शीट का फटने का, मुड़ने का, गंदा होने का ये सब भी खतरा रहता है। तो बेस्ट अगर शीट के लिए हम देखें तो क्लिप्स है, लेकिन इसका ये ड्रॉबैक है कि अगर शीट साइज में छोटी है तो क्लिप का यूज़ हम नहीं कर सकते। बाकी इन तीनों का यूज़ एक ही है, शीट को जो बोर्ड है उसके ऊपर बिना हिले हुए पकड़ के रखना। नेक्स्ट हमारे पास है शीट कंटेनर। ये इसका यूज़ तो बहुत साफ है कि हम शीट को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए उसको फोल्ड करके इसके अंदर स्टोर करके रखते हैं। शीट कंटेनर का यूज़ बहुत ही लिमिटेड है। जो हम यूज़ करते हैं शीट कंटेनर, वो नॉर्मली प्लास्टिक से ही बना हुआ होता है, अलग अलग साइजेस में ये अवेलेबल होता है। शेप इसका सिलेंडर ही रहता है। ये यहाँ से एडजस्ट भी हो सकता है, आप इसको छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। इसकी डिज़ाइन इस तरीके से की जाती है कि आप इसे अपने बैग में फिट कर सकते हैं या किसी और
और यूज़ से आप इसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में यही थे बेसिक इक्विपमेंट्स जो हम ड्राइंग में यूज़ करते हैं। होप कि आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा। थोड़ा लंबा हो चुका है वीडियो, लेकिन मैक्सिमम जो इक्विपमेंट है मैंने आपको बताने की कोशिश की है। होप सो आपके सभी डाउट क्लियर हुए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।